नमस्कार दर्शकों, मैं सत्यवेश नीरज आप सभी का स्वागत करता हूं आसिफ एकेडमी के द गोल्डन आवर प्रोग्राम। तो मैं बताना चाहता हूं कि द गोल्डन आवर प्रोग्राम आसिफ एकेडमी की ओर से चलाया जाता है और ये नए नए टैलेंट को तलाश करती है और आप तक पहुंचाती है। तो इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए चलिए आज आपको मिलवाएंगे रतन कुमार से, जो कि एक युवा है और युवा के साथ साथ छात्र भी हैं और अपने कला को आगे बढ़ाते हुए लोगों तक पहुंचा रहे हैं। तो चलिए आपको मिलवाते हैं रतन कुमार से। धन्यवाद नीरज जी कि आपने मुझे इस प्रोग्राम में आमंत्रित किया, और मैं उनका भी धन्यवाद करता हूँ दी आसिफ एकेडमी का, जिन्होंने मुझे इस योग्य समझा। शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद रतन जी। तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगा दर्शकों के माध्यम से कि आप एक कलाकार भी हैं, साहित्यकार भी हैं और छात्र भी हैं। तो बताइए ये सब कहाँ से सीखे? देखिए, मेरे जो आर्टवर्क का जो शुरुआत है ये मेरे बचपन से ही हो रहा है। बचपन जब छोटे थे तभी से, मेरे ख्याल से लगभग तीसरा क्लास से जब थे ना, उसी वक्त से थोड़ा थोड़ा बनाते रहते थे। अच्छा लगता था हमको, तो छोटी छोटी ड्राइंग करते रहते थे जब भी हमको फ्री मिलता था। तो और जब भी बनाते थे तो लोग उसको देख करके बहुत अप्रिशिएट करते थे। उन लोगों को अच्छा लगता था कि हाँ, मैं ड्राइंग अच्छा कर लेता हूँ। तो वहाँ से शुरुआत होता है। मैं बचपन से ही बनाता आ रहा हूँ थोड़ा थोड़ा। हालांकि पढ़ाई भी चलता था, तो इसलिए फोकस मेरा पढ़ाई पे ज़्यादा रहता था, इसलिए वो कम करते थे लेकिन करते ज़रूर थे। तो ये मेरा बचपन से ही रहा है, छोटे से ही। अच्छा, तो मैं एक और प्रश्न पूछूंगा कि जैसा कि आपने बताया कि आप यह बचपन से करते आ रहे हैं, हाँ। तो अप्रिशिएट तो सब लोग करते होंगे, लेकिन उसी दौरान कुछ ना कुछ परेशानियां जरूर आई होंगी आपके पास। यदि हाँ तो बताइए। परेशानी आता था ना, परेशानी जैसे कि बनाते थे तो घर वाले कहते थे कि मतलब ये क्यों करता है। लोगों को भी उतना पसंद तो आता था, लेकिन पढ़ने पर ज़्यादा ध्यान देने बोलते थे। बट और यही वजह था कि मतलब उतना ज़्यादा, और मेरे को किसी तरह का वैसा कोई थी बचपन से आज तक कभी भी ऑफिशियली किसी तरह का एकेडमिक मतलब एजुकेशन नहीं मिला है कि अगर हम आर्ट वर्क में अच्छा, जैसे छोटे थे तो अच्छा आगे बनाते रहे थे, और जब 8-9 तक आए तो काफ़ी अच्छा बनाने लगे। और 10 तक तो मैंने पोर्ट्रेट भी बनाना सीख लिया था। तो लेकिन फिर भी कभी घर से या फिर किसी तरह का वैसा कहीं से अपॉर्चुनिटी नहीं मिला कि किसी इंस्टीट्यूट में हम ज्वाइन करके उसको सीख पाएँ। तो यही सब चैलेंजेस रही थी कि किसी तरह का कोई वैसा मेंटर्स नहीं था, कोई टीचर्स नहीं था। जो भी सीखे हैं खुद का प्रैक्टिस से, खुद का सेल्फ स्टडी से सीखे हैं। सोशल मीडिया का बहुत बड़ा इसमें रोल रहा है, जैसे कि यूट्यूब पर देख करके, ज़्यादातर मेरा यूट्यूब पर, और खुद प्रैक्टिस कर करके ऐसे ही सीखे हैं। तो सबसे बड़ा चैलेंजिंग यही था कि किसी तरह का टीचर नहीं था, और थी लोग, बस दोस्त लोग जो ही बोलता था ना, तो इसीलिए ये बढ़ता गया धीरे धीरे। वाह, बहुत बढ़िया। तो क्या है कि सफलता वही पाता है जो टूटे हुए सीढ़ियों को देखकर भी छलांग लगाकर उसे पार कर जाता है। यस। तो रतन जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आपका जो वास्तविक परिचय और आप कहाँ से हैं वो बताइए। एक्चुअली मेरा जो घर है सो मानगढ़ है, चंपारण यहाँ से लगभग 52 किलोमीटर दूर पड़ता है। मानगढ़ चंपारण के क्षेत्र में है। हजारीबाग से हूँ, और यहीं पे मतलब मेरा जो प्रारंभिक शिक्षा हुआ वो वहीं पे हुआ। क्लास 10 तक हम वहीं पे पढ़े थे, और उसके बाद फिर यहाँ पे हायर एजुकेशन के लिए यहाँ हजारीबाग आए। तो 11-12 करंटली अभी हम ग्रेजुएशन कर रहे हैं फिजिक्स ऑनर से, सत कोलम्बस कॉलेज हजारीबाग से। अच्छा। और ये आर्टवर्क और ये पढ़ाई दोनों को साथ में लेके चल रहे हैं। वाह। तो रतन जी, जैसे आपने बताया कि आर्ट वर्क और पढ़ाई और शायद साहित्य भी आपने साथ लेकर चला है। हाँ, बहुत अच्छा पोएम भी लिख लेते हैं, और बहुत अच्छी अच्छी शायरी भी लिखे हैं। आजकल रात ही एक और बहुत अच्छा पोएम भी लिखे हैं, तो लोग बहुत पसंद करता है। मेरी पोएम को भी बहुत पसंद करता है, मेरी शायरी को भी पसंद करता है, और आर्ट वर्क तो लोगों को अच्छा लग ही रहा है अभी तक, आप देख सकते हैं। बहुत खूब। वो हम लोग देख रहे हैं
और जो ये हम लोग देख रहे हैं कि इतने कला में निपुण है, बहुत ही धनवान है कला में आप। थैंक यू। और मैं जानना चाहूँगा कि आप साथ में पढ़ते भी हैं और पेंटिंग भी करते हैं, तो आप बताइए कि आप मैनेज कैसे करते हैं इतने सारे वर्क को साथ में? हो जाता है मैनेज। एक चीज़ मैं बताना चाहता हूँ, अगर आप लोग में से अगर कोई आर्टिस्ट है, कोई आप लोग में से किसी को अगर आर्ट वर्क पसंद मतलब कि किसी को ड्राइंग करना पसंद होता है, बहुत लोग मुझे ऐसे मिलते हैं जिन्हें ड्राइंग करना बहुत ज़्यादा पसंद होता है। तो अगर आप भी उनमें से एक हैं, आपको भी अगर ड्राइंग करना पसंद है और आप भी चाहते हैं कि इसमें करियर कैसे बनाना चाहिए, इसमें क्या होना चाहिए, तो मैं अपनी जर्नी को अपने साथ शेयर कर सकता हूँ। देखिए, पहले क्या था कि मैं शुरू से जब बनाता आ रहा था तो छोटी छोटी चीज़ें इम्प्रूव करता गया और 10 तक बहुत अच्छा बनाने लगा। लेकिन इसमें क्या होता था कि आर्ट वर्क के जो मटेरियल होते हैं ना, लाइक पेंसिल, इरेजर, इसमें ये सब बहुत महंगे आते हैं। ये सब आपको लोकल में भी नहीं मिलेंगे, इधर भी नहीं मिले थे, तो हमको नहीं मिलते थे। हम सिर्फ नॉर्मल पेंसिल से ही प्रैक्टिस करते थे। ज़्यादातर जितना भी प्रैक्टिस रहा है नॉर्मल पेंसिल, नॉर्मल इरेजर से किए हैं। तो इसी से आप सीख सकते हैं, बिल्कुल सीख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और रही बात कि कैसे सीखें, इसका सोर्सेस क्या है, तो यूट्यूब बहुत अच्छा सोर्स है। आप यूट्यूब पर सर्च कर सकते हैं कि इसका मतलब कि ये कैसे बनाएं, इसको शेडिंग कैसे करना है, आउटलाइन कैसे तैयार करना है, या फिर जो भी इसका बेसिक होता है आप यूट्यूब से अच्छा सीख सकते हैं। अच्छा, इंस्टाग्राम आप अगर चलाते हैं तो वो भी बहुत अच्छा सोर्स है। बहुत अच्छे आर्टिस्ट है जो इंस्टा पे अपना आर्टवर्क को डेली शेयर करते हैं, तो आप उससे सीख सकते हैं। अच्छा। और फेसबुक, यूट्यूब और इंस्टाग्राम, ये मेरा पर्सनल इतनी सोर्सेस है सीखने का। और यहाँ से मुझे बहुत ज़्यादा मतलब जितना भी मैं सीखा हूँ ओवरऑल सारा यहीं से सीखे हैं। किसी तरह का वैसा कोई टीचर नहीं रहा है अभी तक, तो इसलिए आप भी यहाँ से बिल्कुल सीख सकते हैं। सेल्फ प्रैक्टिस से सीख सकते हैं, खुद से सीख सकते हैं। इतना भी कठिन नहीं है, बस प्रैक्टिस करना है आपको, है ना। अच्छा, तो मैं मान लूँ कि आपने अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म को ही अपना गुरु मान लिया। हाँ, बिल्कुल। वहीं से सब चीज़ सीखते हैं। और रही बात पढ़ाई आर्टवर्क को कैसे मैनेज करना है, तो देखिए क्या होता है कि जब चीज़ आप किसी चीज़ के लिए पैशनेट होते हैं, जैसे जो भी कला है, आप अगर संगीत अच्छा गाना गाते हैं या फिर ड्राइंग अच्छा करते हैं या फिर डांस अच्छा करते हैं, तो उसके लिए टाइम निकालना नहीं पड़ता है, बस निकल जाता है। क्योंकि वो बहुत अच्छा लगता है करना, मतलब मन से, तो बस किसी ना किसी तरह से उसको निकल ही जाता है। रही बात पढ़ाई का, तो हाँ वो भी कर लेते हैं साथ में। तो दोनों में मेरा अपना गोल है कि इसको आगे कैसे करियर बनाना है, इसको आगे क्या ले जाना है। हम बताते हैं, जब हम घर में होते थे, जब बनाते थे, तो मेरी मम्मी जो थी ना, मेरी मम्मी और पापा, हर कोई का पेरेंट्स शुरू में सपोर्ट नहीं करता है, ठीक है। कुछ ना कुछ उन लोगों को डाउट होता है, क्योंकि ये आर्ट वर्क जैसे म्यूजिक हो गया, डांस हो गया और खास करके ये सब ड्राइंग हो गया, तो इसमें जो घर वाले होते हैं ना, उन लोगों को संदेह रहता है। उन लोग मतलब डेफिनेट नहीं होते हैं कि इसमें इसका करियर होगा। गांव से अगर आप हैं तो आप इस चीज़ को रिलेट कर पा रहे होंगे कि मतलब कि हो नहीं पाता है। लोग को लगता है कि इसमें करियर है ही नहीं, क्यों कर रहा है ये, ठीक है, सही बात, ठीक है। तो इसीलिए अक्सर माँ बाप भी सोचते हैं कि यदि इसमें बच्चा आगे बढ़ेगा तो कहाँ तक जाएगा या नहीं भी जाएगा। सेम ऐसी मेरी मम्मी अक्सर आशंका रहती है। मेरे पापा बोलते थे कि ठीक है इसको करते हो, तो पापा भी सपोर्ट करते हैं, मम्मी भी सपोर्ट करती है। लेकिन इन लोगों का देखो एडवाइस क्या है, पापा कहते हैं कि ठीक है तुम कर रहे हो, बहुत अच्छा कर रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसको एज ए हॉबी रखो और कैरियर के लिए तुम कुछ और करो। जैसे कि लोग देखो इसका उदाहरण बहुत देते हैं मेरे पापा कि इधर देखो पड़ोसी का ये दरोगा बन गया, वो जो है ऑफिसर बन गया, वो देखो फौजी बन गया, तो तुम भी कुछ, तुम भी कुछ बन के दिखाओ, सरकारी नौकरी लेके दिखाओ, ठीक है, ये कहते हैं पापा। और तो ये रतन जी आप बताइए कि एज ए कैरियर या फिर एज ए शौक इसको चुने हुए क्या है आपका? हाँ बताते हैं। तो फिर पापा है ना, वो कहते हैं ठीक है, और बोलते हैं कि इसको एज ए हॉबी रखो और कैरियर किसी और चीज़ में बनाओ, ठीक है, तो इससे ये दोनों तुम्हारा रहेगा। और मम्मी का कहना है कि बाबू अगर तुम इसको ड्राइंग अगर करता रहा तो ठीक है, तुम करो ड्राइंग, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब तुम बूढ़ा हो जाएगा और जब तुम ऐसी मतलब तुम्हारे हाथ नहीं चलेंगे तो तुम तो ड्राइंग नहीं कर पाएगा, तो तू कैसे कमा के खाएगा। सेम मम्मी का कहना है। काफ़ी फनी है लेकिन बड़ा मस्त लगता है। तो ये मम्मी का कहना है। अब रही बात कि इसको हम एज ए हॉबी लिए हैं कि एज ए करियर बनाना चाहते हैं,
तो जहाँ तक मेरा सवाल है, मेरा ऐसा गोल है कि हम फिजिक्स को बहुत अच्छा से पढ़ना चाहते हैं, बहुत ही अच्छा से। तो इससे जो मेरे को जो भी एजुकेशन मिलेगा इससे, और प्लस आर्ट वर्क, ये दोनों को कंबाइन करके हम ज़्यादातर लोगों को रिप्रेजेंट करेंगे। मतलब इसको नेशनल इंटरनेशनल लेवल पर हम इसको रिप्रेजेंट करना चाहते हैं बहुत ही अमेजिंग तरीके से। और इसको एज ए हम करियर ही बनाना चाहते हैं। ठीक है, अभी तो फ़िलहाल हॉबी है, लेकिन इसको एज ए करियर ही बनाना चाहते हैं। इसको इसमें आगे हम बहुत आगे बढ़ना चाहते हैं। और फिजिक्स के को साथ में लेकर के मेरे को पढ़ाई में भी साथ में लेकर चलना है। तो फिजिक्स में भी है कंपटीशन, वो भी फेस करना है और उसमें भी आगे बढ़ना है, और इसमें तो बहुत आगे बढ़ना है। और आर्टवर्क और फिजिक्स को कंबाइन करके एक ऐसा ऐसा आर्टवर्क तैयार करना है जो काफ़ी अमेजिंग होगा। ठीक है, जैसे कि अगर हम सिर्फ आर्टवर्क का ही बात करें तो सिर्फ स्केचिंग करके लोगों को दिखा देते हैं, देखो मैं इतना औसम बनाया, इतना औसम बनाया। ठीक है, लेकिन अगर इसमें हम अगर फिजिक्स को इंक्लूड कर दें, ठीक है, मतलब कि कोई चीज़ों को जितना भी रूल है फिजिक्स का तो वो कर दे, तो ये दोनों को जब कंबाइन करेंगे ना, तो उससे भी जो आर्टवर्क बनेगा वो काफ़ी ज़्यादा औसम और अमेजिंग होगा। तो वो चीज़ों को कुछ अमेजिंग लाना चाहते हैं, इसी के लिए हम फिजिक्स भी पढ़ रहे हैं और ड्राइंग भी कर रहे हैं और आर्टवर्क भी कर रहे हैं। वाह। तो रतन जी, जैसा कि लोग कहते हैं कि दो नाव में पैर नहीं रखना चाहिए, तो इस पे आप अपना क्या विचार देना चाहेंगे? दो नाव में पैर नहीं रखना चाहिए, उस हिसाब से तो नहीं है मेरा ये। अच्छा। देखिए, ये जो हॉबी है, ऐसा नहीं है कि दो हम जा रहे हैं और एक तरफ से यूपीएससी का तैयारी कर रहे हैं, एक तरफ आईआईटी का तैयारी कर रहे हैं, तो ये हो गया कि आप दो पैर पे नाव पे पैर रखें। हम मेरा इस तरह से कंडीशन नहीं है। मेरा एक है जो एज ए हॉबी है, और ये फिजिक्स वाला जो है एज ए करियर है। अब ये दोनों को कंबाइन करके हम एज ए करियर बाद में चूज करेंगे। ठीक है, कि इस पे जाना है कि इस पे जाना है, लेकिन आर्टिस्ट ही हमको आगे चल के बनना है और नेशनल इंटरनेशनल लेवल पर इसको रिप्रेजेंट करना है। मैंने ये सवाल इसलिए पूछा क्योंकि अक्सर यही चुनौती होती है लोगों के पास। हाँ, जब दो चीज साथ में लेकर चलते हैं, पढ़ाई और हैंडल हॉबी हैंडल नहीं हो पाता है, समझ सकते हैं इस बात को, लेकिन हाँ। आपको करना होगा, आप कोशिश कीजिए। ठीक है, दोनों साथ में हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। कभी हो सकता है कभी पढ़ाई ज़्यादा हो जाए और आर्टवर्क कभी कभी कम कर लीजिए। ठीक है, सिचुएशन के अनुसार। जैसे आपका एग्जाम नज़दीक है तो आप पढ़ाई पे ध्यान दीजिए ना, आप पढ़ाई बढ़िया से पढ़िए। ठीक है, और ताकि आपका मार्क्स अच्छे आ जाएँ, और उस समय आप क्या कीजिए, आर्टवर्क को थोड़ा पॉज कर दीजिए। हम सेम ऐसा ही करते हैं। और उसके बाद क्या है कि जब आपका एग्जाम नहीं है तो फिर दोनों को बैलेंस लेके चलिए, और उस समय आप अपना आर्टवर्क को जो आपको कम किए थे उसको आप मैनेज कर लीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा ड्राइंग कीजिए, ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए। उसमें आपका पढ़ाई अगर थोड़ा सा कम भी रहेगा तो चलेगा। ठीक है, और कुल मिला के इसी तरह से हम न्यूट्रल करते हैं। हाँ, तो जब एग्ज़ाम आ जाए तो आप इसको पॉज कर सकते हैं आर्टवर्क को, लेकिन हॉबी है ना तो पॉज कर सकते हैं, इसको स्टॉप मत कीजिए। अगर आपको मन है, आप अगर सच में आपको हॉबी है और अच्छा लगता है पढ़ना, तो डोंट स्टॉप। ठीक है, कीप ट्राइंग, बहुत अच्छा हो जाएगा आपका आर्टवर्क, बिल्कुल अच्छा हो जाएगा। आपने स्ट्रीम साइंस लिया है और उसमें भी फिजिक्स चुना है, तो मैं जानना चाहूँगा कि फिजिक्स के साथ साथ तो आप बनाते हैं, लेकिन आपका चेहरा तो देखने में बड़ा हंसमुख लगता है, फिर भी पढ़ने के साथ साथ कुछ ना कुछ प्रेशर बना हुआ रहता है। तो आप बताइए कि इसको आप जो प्रेशर अपने अंदर रहता है उसको आप कैसे बाहर निकालते हैं? बस यही मेरा आर्टवर्क जो है ना, मतलब जो भी ड्राइंग करते हैं, जब भी हम मतलब डिप्रेशन में होते हैं तो बस यूँ लगा के ड्राइंग करते हैं। तो कला जो होता है ना दोस्त, अगर आप सिंगिंग करते हैं अच्छा है, या फिर आप आर्टिस्ट हैं, या फिर जो कुछ आप में कला है, अगर आप सच में अगर कभी सैड हैं तो ये आपका बहुत बड़ा रोल होता है कला का, समझे आप। अगर जैसे मैं अपना एग्जांपल देता हूँ, हम अगर कभी भी मेरा मूड ऑफ होता है या कभी भी डिप्रेस होते हैं किसी चीज़ को लेकर के, हाईली प्रेशर्ड हो जाते हैं, तो फिर हम ना पेन पेपर उठाते हैं, पेंसिल पेपर, और कुछ ना कुछ मतलब बना देते हैं, ड्राइंग कर देते हैं। हाँ। इससे क्या होता है कि मेरे को सबसे पहले तो मेरे को खुद खुशी होती है, वाह अच्छा ड्राइंग किए। वहाँ से पहला खुशी मेरे को खुद देख करके मिलती है। उसके बाद उसको फेसबुक पर डाल देते हैं, चाहे व्हाट्सएप में डाल देते हैं। उसके बाद 10 लोग को दिखाते हैं, 10 लोग एक दो को बोल देता है यार बहुत अच्छा बनाया, क्या बनाया, तो वो अप्रिसिएशन मेरे को फिर से हैप्पी कर देता है। तो यही चीज़ आप कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप कभी भी आपका मूड ऑफ होता है या किसी तरह का भी आपको प्रॉब्लम होता है, तो ये कला का बहुत बड़ा रोल होता है। वो मतलब आपको आराम से वो मुस्कान वापस दे सकता है, समझे ना। अच्छा रतन जी, जैसा कि मैंने सुना है आप एक साहित्यकार भी हैं, लिखते भी हैं, और तो मैं एक आपके पसंदीदा वर्क जो आपने लिखा हो आपसे
दर्शकों तक पहुंचाना चाहूँगा। हाँ, मैंने कल रात में ही जब पता चला था तो कल रात में ही एक बहुत अच्छा लिखे हैं। वाह। एक्चुअली बहुत सारे लिखते हैं, तो मेरा जो टॉपिक रहता है वो रोमांटिक टाइप का होता है, लव और हेट पे समथिंग ऐसा लिखते हैं, लोग बहुत पसंद करते हैं। लेकिन कल जो हम लिखे हैं वो इंस्पिरेशनल है, आप सुन सकते हैं। देखिए वर्ड्स क्या है कि शुरुआत की थी मैंने गिरकर चलने से, वाह। आज एक मोड़ पे आ चुका हूँ, कभी सोचा नहीं था जिम्मेदारियाँ ऐसी बढ़ेगी, आज रूबरू हो चुका हूँ। हाँ दोस्तों, बाहर रहकर करियर बनाना इतना आसान नहीं होता। फेल्यूर आपको इस तरीके से तोड़ देती है कि फिर संभलना आसान नहीं होता। पर टूट कर बिखर जाए इतने भी नाजुक नहीं बनना दोस्तों। वाह, बहुत खूब। ऐसी ज़िंदगी का कहीं सामान नहीं होता। अच्छा, इसलिए बहुत खूब, बहुत खूब। इसलिए खुद पे विश्वास रखो और मेहनत करते रहो, समझे ना, क्योंकि बिना संघर्ष के व्यक्ति कभी महान नहीं होता। सही बात है, धन्यवाद। बिल्कुल। यही लिखे थे। आपने जैसे बताया कि बिना संघर्ष के व्यक्ति कभी महान नहीं होता। तो रतन जी, हमको तो लगता है कि आप तो एक मल्टी टैलेंटेड आदमी हैं। तो आप सब में जो ये टैलेंट आया, आप इसका श्रेय या बोलिए तो आप अपना आइडियल किनको मानते हैं? मेरे अभी फ़िलहाल मेरे 2 आइडियल हैं, उन्हीं के जैसा बनना चाहते हैं और उनसे बहुत कुछ सीखने को मिला है। इंस्टाग्राम पे आप सर्च कर सकते हैं, एक सिल्वी महल आर्ट है, वो उनका 1 मिलियन फॉलोअर्स भी है। मतलब कि उनका जो ड्राइंग है ना, पेंसिल ड्राइंग करती है और बहुत ही ज़्यादा हाइपर रियलिस्टिक बनाती है, बहुत ही ज़्यादा। तो वो वहाँ से मुझे को मोटिवेशन मिलता है और वहाँ से काफ़ी चीज़ सीखते हैं। प्लस में एक इंडिया का ही है, वो तो फॉरेनर है मैम, और एक इंडिया का ही है सौरभ जैसे आर्ट, आप लोग में से बहुत को उनको जानते होंगे। अच्छा। उनसे भी हमको बहुत कुछ सीखने को मिला है। तो ये दोनों मेरे आइडियल हैं और यहाँ से हमको बहुत कुछ सीखने को मिलता है। इन्हीं के जैसा मतलब आगे चल कर के बनना चाहते हैं। जैसा कि आप एक युवा हैं और युवा जीवन में बहुत सारी कठिनाइयाँ आती हैं, तो आप युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे? मेरा तो संदेश यही रहेगा सभी लोगों से जो भी देख रहे हैं कि अगर आप में भी कला है, अगर आप भी कुछ भी करते हैं, सिंगिंग, डांसिंग या ड्राइंग, तो उसे करते रहो, कोशिश करते रहो, इम्प्रूव करते रहो, ठीक है। और घर वाले सपोर्ट नहीं करते, कोई दिक्कत नहीं करने दो। वो सपोर्ट इसलिए नहीं करते ना क्योंकि उनको इसमें करियर कम दिखता है, ठीक है। उनको सबसे पहले ज़्यादातर पढ़ाई में करियर दिखता है, बच्चा पढ़ेगा तो डॉक्टर बनेगा, ठीक है, पैसे बहुत आएंगे, ठीक है, सरकारी नौकरी लेगा, इस टाइप का। तो आप एक काम कर सकते हैं कि इसको धीरे धीरे पढ़ाइए ना। बहुत लोग क्या होता है कि इसी को पकड़ के बैठ जाता है, फिर पढ़ाई लिखाई छोड़ देता है। अरे भाई, पढ़ाई बहुत ज़रूरी है, बिना एजुकेशन का कोई भी फील्ड बेकार है, समझे ना। इसलिए एजुकेशन लीजिए, है ना, वो भी बहुत ज़रूरी है। आप एजुकेशन को बिल्कुल नहीं छोड़िए। मुझे देख लीजिए, हम अभी तक पढ़ाई नहीं छोड़े और मेरा तो ऐसा मतलब मानना है कि मतलब कभी हम फिलहाल नहीं छोड़ेंगे ये जब तक ये पूरा ना हो जाए, ठीक है। तो इसमें कुछ ना कुछ करके ही रहेंगे, इसलिए पढ़ाई को कंटिन्यू रखिए, समझे ना। इसको धीरे धीरे बढ़ाते रहिए। जब आप इसमें कुछ ना कुछ करने लगेगा ना, जब आप अपने आर्ट वर्क या फिर जो भी कला आपका उसमें आप अगर अच्छा हो जाइएगा एक बार, तो उसके बाद फैमिली खुद ब खुद सपोर्ट करेगा, ठीक है। मेरी फैमिली भी ऐसे ही थे। अब शुरू में उतना नहीं थे, लेकिन जब अभी ऐसा है तो घर वाले भी सपोर्ट करते हैं और गांव वाले भी देख के प्राउड फील करते हैं, हाँ भाई बहुत अच्छा कर रहा है। इसलिए खुद पे विश्वास रखिए और धीरे धीरे आप इसे बढ़ाते रहिए, ठीक है। और अगर आप दिल से चाहते हैं ना भाई कि हाँ हमको मतलब ये हमको करना अच्छा लगता है, तो भाई सोर्सेस क्या होंगे, कहाँ से क्या मदद मिलेगा, ठीक है, कैसे कैसे क्या करना है, ये सब मतलब उतना मैटर नहीं करता, ऑटोमेटिक सब पता चल जाता है, ठीक है। एक बार आप रास्ते पे तो चल के देखिए, आपको गाना अच्छा लगता है, अरे गाते जाइए, दोस्तों को सुनाते जाइए, देखिए एक से एक रास्ता मिलेगा आपको, एक से एक आइडियाज़ मिलेंगे, प्लेटफॉर्म खुद ब खुद आपको मिलने लगेगा। आप कोशिश तो कीजिए, ठीक है। तो मेरा यही संदेश रहेगा, आप अगर कुछ करना चाहते हैं तो आप डेफिनेटली कीजिए, लेकिन पढ़ाई को साथ में लेकर के चलिए, ठीक है। और कम से कम 12th या ग्रेजुएशन तो कर ही लीजिए, समझे ना। कम से कम ग्रेजुएशन तक तो पढ़ाई वगैरह मत छोड़िए, ठीक है। बहुत लोग होता है 12th तक करके छोड़ देता है, तो ऐसा प्लीज़ नहीं कीजिए। आप ग्रेजुएशन तक कर सकते हैं बढ़िया से। जैसा आसिफ एकेडमी का एक थॉट है कि लर्निंग, इसको गौर कीजिएगा ना तो लर्निंग में ही अर्निंग छुपा हुआ है, समझे ना।
तो आप जो भी फील्ड में काम कर रहे हैं, ठीक है, आप क्वालिटी पे फोकस कीजिए ना, ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को लर्न करने की कोशिश कीजिए। अभी क्या होता है कि जो भी चीज़ हम करना चाहते हैं उसमें देखते हैं कि भाई इसमें पैसा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो पैसे पे फोकस मत करो ना, कोशिश करो क्वालिटी पे फोकस करो, ठीक है। हम मेरे ही देख लो, ठीक है, तो जितना भी ड्राइंग किए हैं, जरूरी है कि एक भी ड्राइंग वैसा कोई बिका नहीं है, ठीक है। तो जरूरी नहीं कि आप पेंटिंग कर रहे हैं तो लोग उसको खरीदे, आप पेंटिंग कर रहे हैं तो लोग उससे बनाएं, आपको पैसे दे, तो उस पर फोकस मत करो, इस पर फोकस करो कि मेरा आर्टवर्क या फिर मेरा अगर सिंगिंग जो भी है क्वालिटी है, ये कितना इंप्रूव हुआ है। सो फोकस ऑन इम्प्रूवमेंट एंड लर्निंग, ठीक है, उस पर आप फोकस कीजिए। पैसे भाई अपने आप आएंगे बहुत आगे, ठीक है, पैसा अपने आप आता है। आप क्वालिटी पे फोकस करते रहिए, ठीक है, उस पर वर्क करते रहिए, चीज़ें नई नई चीज़ें सीखते रहिए, ठीक है। एक जाते जाते मैं यही कहना चाहता हूँ कि जो आसिफ एकेडमी का ये जो स्टेप है, छोटे छोटे जगहों से जो अच्छे अच्छे जो भी आर्टिस्ट होते हैं उन लोग को खोजना और आप तक पहुँचाना, ये बहुत ही अच्छा लगा। और इसी तरह से आगे चलता रहे और जो भी जो हिडन टैलेंट है वो शो होता रहे, ताकि एक हर लोगों को मदद मिल सके। सो थैंक यू सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद रतन जी, जो आपने अपना कीमती वक्त आसिफ एकेडमी को दिया, इसके लिए मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ। थैंक यू सो मच।